वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स पार्ट 2। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि कल के वीडियो के अंदर हम सभी बच्चों ने सीखा था कि कैसे आपकी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर काम करती है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आज हम लोग बाकी सारी लेयर्स कंप्लीट करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। इस क्लास के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। प्लीज उन सभी लोगों को सभी टेबल्स को अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि उनमें से आप लोगों के हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली। तो हम सबको ये याद रखना है। तो आज सब नेटिंग वाला क्वेश्चन और बाकी सारे जितने क्वेश्चंस आप लोगों के पिछले साल एग्जाम्स में आया है वो सारे के सारे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग का जर्नी, कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स आज। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है नेट जेआरएफ विद अदिति, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आप सभी लोगों से मैं पीडीएफ जो शेयर करती हूँ वो आप तक पहुंच जाए। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग हम लोग पढ़ रहे थे, एज यू ऑल ऑफ कोर्स नो। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे, राइट। हम लोगों ने ओएसआई मॉडल को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा था, कैसे काम होता है, क्या क्या यहाँ पर सिनेरियो रहता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने आप सभी लोगों को बताया था। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी है, नहीं देखी है तो प्लीज उससे जाके देख लीजिएगा। आज मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने स्टार्ट करूंगी आपका नेक्स्ट लेयर विच इज योर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जैसे कि डेटा लिंक लेयर हमारी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली लेयर्स में से एक है, बिल्कुल वैसे ही दूसरे नंबर पे स्टैंड करती है नेटवर्क लेयर। और एक ऐसा टॉपिक जो मैं बोलूं कि कंप्यूटर साइंस जिस भी एग्जाम के अंदर आता है, सभी के अंदर आए, वैसी अगर एक लेयर है तो वो है आपकी नेटवर्क लेयर। क्योंकि आईपी एड्रेसिंग से, आईपी के हेडर से, वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो, हर एग्जाम में आप लोगों का सवाल बनना तय है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने कल भी टर्मिनोलॉजी सीखी थी। सोर्स टू डेस्टिनेशन, होस्ट टू होस्ट और मशीन टू मशीन डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स। क्योंकि यहाँ पे आईपी ऐड हो जाता है तो मैसेज बन जाता है डेटा पैकेट, या सेगमेंट बन जाता है डेटा पैकेट। तो हमारे पास में मशीन टू मशीन डिलीवरी करने का काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है। लॉजिकल एड्रेसिंग या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट जो क्रिएशन होता है वो भी इस लेयर पे होता है, जिसमें हम कंप्लीट पैकेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जिसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं और दूसरा जिसको हम लोग होस्ट आईडी कहते हैं। ये पहले से फिक्स नहीं होता है, दो तरीके से हम लोग इसे पढ़ते हैं, या तो क्लासफुल एड्रेसिंग होती है या क्लासलेस एड्रेसिंग होती है। इसीलिए अभी मैं फिक्स नहीं बता रही हूँ कि कितने नेटवर्क बिट्स है और कितने होस्ट बिट्स है। वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे जब हम लोग आगे पहुंचेंगे आप लोगों के एड्रेसिंग टाइप के अंदर। फिलहाल के लिए सबसे पहले देखिए कि नेटवर्क लेयर का एक्चुअली में काम क्या है। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि नेटवर्क लेयर के लिए हम ये जानते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है, मेरे पास भी कोई एक सिस्टम है। सिस्टम मेरा मतलब है कि कोई एक नेटवर्क सिस्टम है, और ये जो नेटवर्क सिस्टम है इसमें कुछ टर्मिनल्स कनेक्टेड है, और आप सब लोग ही देख सकते हो इनका ये जो है ये सेंट्रल पॉइंट है। हो सकता है लेयर 3 स्विच हो, या हो सकता है कि और कोई नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे कनेक्टेड है। यहाँ पर ये जो है ये एक राउटर से कनेक्टेड है, और जो ये राउटर है ये इसे बाकी के एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप सभी लोगों को कोई भी मैसेज भेजना है, यानी इन तीनों या इन दोनों टर्मिनल से कोई मैसेज आ रहा है, इस फैक्स मशीन से कोई मैसेज आ रहा है, इस वाले टर्मिनल से जो अभी आइसोलेटेड है, इससे अगर कोई मैसेज को जाना है तो ऑफकोर्स वो कहाँ तक पहुंचेगा? वो इस राउटर तक पहुंचेगा, और इस राउटर से फिर वो आगे का डिसीजन लेने वाला है कि कहाँ पर हमें जाना है, क्या करना है। अब ये जो कंप्लीट सिनेरियो है, इस सिनेरियो को हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं, रूट तैयार करना बोलते हैं, जिसे हम लोग राउटिंग की भाषा में समझते हैं। अगर हम सीएससी की बात करें तो, नेटवर्किंग की बात करें तो इस ही फंक्शन को हम लोग बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, इंटर डोमेन राउटिंग हो सकती है और इंट्रा डोमेन राउटिंग हो सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम इस सिनेरियो के अंदर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास में अगर मैं ये पूरा का पूरा सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम 1, नेटवर्क सिस्टम 2, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि पूरा का पूरा सिर्फ एक ही कंप्लीट नेटवर्क को शो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको मेंशन कर दूं कि ये जो है ये एक ही नेटवर्क की बात की जा रही है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये कंप्लीट एक नेटवर्क है, और ये जो है ये कंप्लीटली दूसरी नेटवर्क सिस्टम को शो कर रहा है। तो ये कहला सकता है इंटर डोमेन राउटिंग, जहां पर ये राउटर्स जो है वो इसे रूट कर रहे हैं या इस डेटा पैकेट को रूट करेंगे दूसरे नेटवर्क सिस्टम में। वहीं पर अगर मैं इसी सिस्टम के अंदर क्या लगा दूं, राउटर्स लगा दूं, और बेसिकली यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम इसे इंट्रा डोमेन बोल सकते हैं, जो कि अंदर की तरफ होता है। राउटिंग करने के लिए यूज करता है कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस। सबसे पहले तो राउटर, क्योंकि वही केपेबल होता है राउटिंग करने के। ये डायनामिक या स्टैटिक वे के अंदर राउटिंग कर सकता है, और साथ ही साथ ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो कि यूजुअली यूज होता है। इसके अलावा भी हमारे पास में पाथ वेक्टर या फिर ओएसपीएफ हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू
प्रोपोगेट या फिर राउट करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं। इन सब के प्रोटोकॉल के बिहाफ पर हमने कुछ एल्गोरिथम्स बनाई हैं जिन पे से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे फेमस है आप लोगों का डिस्टेंस वेक्टर। इसके अलावा आप सभी लोगों से और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पूछे जाते हैं, बहुत सारी एल्गोरिथम्स पूछी जाती हैं। लिंक स्टेट जैसे कि आप लोगों की बड़ी फेमस है, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। बट राउटिंग जो है उसका मेन काम, या राउटर जो है उसका मेन फंक्शन जो होता है, अगर मैं स्टैटिकली बात करूं या डायनामिकली बात करूं, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सबसे पहले फ्लडिंग फंक्शन का यूज करता है इन ऑर्डर टू नो कि मेरे नेटवर्क के अंदर कितने और लोग हैं। तो बेसिकली राउटर के पास में हर अपने नेबर राउटर्स की और साथ ही साथ अपने नेबर नोड्स की इंफॉर्मेशन होती है, तभी ये क्या कर सकता है, तभी एक्चुअली में ये एक तरीके से रास्ता दिखा सकता है कि कौन सा पाथ अपना सबसे छोटा होगा। अब ये जो राउटिंग है, ये जो फ्लडिंग है, ये नेटवर्क एड्रेसेस पता करने के लिए, कौन से नेटवर्क पे जाना है तो उसके लिए क्या वे हो सकता है, ये सब तो होता है। बट हमें ये पहले से डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से हम लोग भेजने वाले हैं। मेरा मतलब है, क्या हम डेटाग्राम सर्विस यूज करना चाहते हैं, क्या हम लोग वर्चुअल सर्किट्स यूज करना चाहते हैं, क्या हम लोग सर्किट स्विचिंग यूज करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैसेज स्विचिंग हमारे पास में आया था। वो बहुत ही इनिशियल टाइम का समय है, वो आप मान सकते हो 1940s 1950s के टाइम पे यूज होता था। अगर हम लोग बात 1980s के टाइम पे यूज होता था। अगर अब आज की बात करें तो अब आज के जमाने में या तो सर्किट स्विचिंग यूज होता है या फिर पैकेट स्विचिंग यूज होता है। सर्किट स्विचिंग का मतलब ये है कि जो आप लोगों का राउटर है, जो आपका राउटिंग डिवाइस है, ये क्या करने वाला है, ये बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज लगने वाले हैं इस राउटिंग प्रोसेस के अंदर, ये जो रूट है इसमें जितने भी आपके रिसोर्सेज लगने वाले हैं उन सबको पहले से बुक करके रखेगा। जैसे कि टेलीफोन लाइंस के अंदर होता है, जब आप किसी को टेलीफोन करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए जितना भी डेस्टिनेशन तक रिसोर्स लग रहा है, जितने भी बीच के अंदर आप लोगों के, आप सब लोग जानते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के, हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा है, तो हम सबको पता है कि हमारे पास में लोकल स्टेशन होने चाहिए, हमारे पास में ग्लोबल स्टेशन होने चाहिए। तो सभी के सभी स्टेशन को पहले से, चाहे वो बेस स्टेशन हो लोकल या ग्लोबल, सबके रिसोर्सेज को ब्लॉक करके रखता है, सो दैट जिस नंबर पे आपने डायल किया है उस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो और बिल्कुल आपके मैसेज के पहुंचने की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही हाई होती है। बट यहाँ पर डिले होने के चांसेस जो है वो भी बिल्कुल नहीं होते हैं, तो हमें ये अच्छा लगता है। बट आप ये सोचिए कि कितना एक्सपेंसिव है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बैंडविड्थ का कितना वेस्टेज यहाँ पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक डेटा पैकेट के लिए इसे स्टोर कर लिया है, सारे के सारे पाथ को आपने रिसोर्सेज को ब्लॉक कर लिया है। अब इतने समय में हो सकता था कि बाकी डेटा पैकेट, जब तक ये नहीं ट्रांसमिट हो रहा है, बाकी डेटा पैकेट जो है वो सेंड हो जाते हैं, आपकी जो बैंडविड्थ है वो एक्चुअली में लॉस हो जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसीलिए पढ़ते हैं सो दैट सीपीयू आइडियल ना रहे, या सीपीयू का आइडियल टाइम कम हो जाए, सो दैट उसका थ्रूपुट इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर बैंडविड्थ जो है वो बहुत आपकी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए हम लोग आए वर्चुअल सर्किट्स पे, आई मीन पैकेट स्विचिंग पर। और ये जो पैकेट स्विचिंग का टॉपिक है ये आप लोगों का फर्दर डिवाइडेड है डेटाग्राम स्विचिंग और आप लोगों के वर्चुअल सर्किट्स के अंदर। वर्चुअल सर्किट्स इज समवॉट लाइक सर्किट स्विचिंग, बट वहां पर एक्चुअली में ब्लॉकिंग नहीं होती, वहां पे एक ग्लोबल हेडर पैकेट का यूज किया जाता है जिससे वर्चुअली एक सर्किट क्रिएट किया जाता है, जो सर्किट स्विचिंग में एक्चुअली में होता है। डेटाग्राम के अंदर कोई भी रिलायबिलिटी की गारंटी नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों का यूडीपी और टीसीपी हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही डेटाग्राम सर्विस में यूडीपी में पढ़ते हैं कि कुछ भी पहले से ब्लॉक नहीं है, सब कुछ एकदम रैंडम चल रहा है। जब जो रास्ता दिखेगा, अगर इसको लगा कि यार ए राउटर पे जाना अच्छा है तो ए पे चला जाएगा, अगर बी राउटर फ्री है तो बी पे चला जाएगा, अगर सी फ्री है तो सी पे चला जाएगा। मतलब ये ऑन द फ्लो देखता है, ऑन द फ्लाई देखता है कि भाई जो इसको दिख रहा है कि मेरे के लिए रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो उस टाइम पे यूज कर लेता है। यहाँ पर डेटा पैकेट की रिलायबिलिटी बड़ी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो डिलीवरी की रिलायबिलिटी नहीं है, डिले भी हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों की यूज होती है राउटिंग प्रोसेस के अंदर। उम्मीद है सभी लोगों को ये बेसिक ऑफ राउटिंग समझ में आया होगा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाली हूँ कि ये देखो दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं आप लोगों के। जैसे कि सबसे पहले हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये है आपका इंट्रा डोमेन, याद रखेंगे इंट्रा डोमेन, इंट्रा लिखा है, ठीक है ना, डोमेन के अंदर ही अंदर। और ये जो पाथ वेक्टर है ये जो है ये आपका इंटर डोमेन होता है, इंटर डोमेन, राइट। तो इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन ये दो आप लोगों के क्या है, टाइप्स ऑफ बेसिकली राउटिंग डोमेन्स है। अब यहाँ पर इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन में आपकी कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो याद रखिएगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो आप लोगों के इंट्रा डोमेन के अंदर यूज किए जाते हैं, एक ही नेटवर्क सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं तो।
और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी एल्गोरिथम्स है जो यूज की जाती है, तो यूज की जाती है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, सबसे फेमस एल्गोरिथम डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम ही है। और साथ ही साथ लिंक स्टेट एल्गोरिथम आप लोगों की यूज की जाती है ओएसपीएफ प्रोटोकॉल के अंदर। इसके अलावा ऑप्टिमाइज्ड लिंक स्टेट एल्गोरिथम भी आप लोगों की होती है, ये भी आप लोगों की इंटर डोमेन में आती है। और एक है आप लोगों की पाथ वेक्टर एल्गोरिथम, तो जो आप लोगों का बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, बॉर्डर गेटवे, गेटवे वैसे भी आप सब लोग जानते हो वहां पर यूज होते हैं जहां पे दो डिफरेंट प्रोटोकॉल सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, तो दो डिफरेंट यानी इंटर डोमेन हो जाता है। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जो है जिसका एक एल्गोरिथम है पाथ वेक्टर एल्गोरिथम, तो बेसिकली ये एल्गोरिथम इस प्रोटोकॉल पर बेस्ड है। अब कुछ बात करते हैं इन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की या इन इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स पर कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछा जाता है कि इनका बेसिक्स ऑफ वर्किंग क्या है, तो देखिए डिस्टेंस फैक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या फंडा है। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे पास में कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं इस तरीके से, या हो सकता है कि बहुत सारे आपस में भी नेटवर्क्स बने हुए हों, ऐसा भी नहीं है ना, एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारी नेटवर्किंग भी हो रखी हो, है ना, इस तरीके से टोपोलॉजीज के थ्रू एक नेटवर्क सिस्टम मैंने क्रिएट किया है इंटर डोमेन राउटिंग के लिए। अब सीन ऐसा है, मान लीजिए कि ये है आप लोगों का नोड ए, और ये जो बची हुई आप लोगों के नोड्स हैं ये इनको क्या सेंड करना चाहता है, मैसेज सेंड करना चाहता है। तो बेसिकली यूनिकास्टिंग हो या फिर मल्टीकास्टिंग हो, ये सिनेरियो कैसे चलने वाला है, जो आप लोगों का डिस्टेंस वेक्टर है वो क्या करेगा, या ये वाला जो राउटर है वो कैसे काम करेगा, वो जितने भी इसके नेबर नोड्स होंगी ना, जितनी भी इसकी नेबर नोड्स होगी उन सभी नेबर नोड्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यहाँ पर हर जो राउटर या जो हर आपका टर्मिनल है, हर आपका रिसोर्स है, वो क्या करता है अपनी नेबर नोड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके चलता है, और अपनी नेबर नोड के थ्रू ये क्या करता है आगे के रास्ते को ढूंढते हुए चलता है। जैसे मान लीजिए कि ए यहाँ पर खड़ा है, तो ए जो है वो बी का एड्रेस लेके रखेगा, बी जो है वो सी का एड्रेस लेके रखेगा, और डी जो है आई मीन सी जो है वो डी का एड्रेस स्टोर करके चलेगा। ए के पास में डायरेक्टली डी का एड्रेस नहीं है, बट थ्रू बी एंड सी वो कहां तक पहुंच सकता है, डी तक पहुंच सकता है। तो ये क्या करते हैं, नेबर नोड का इंफॉर्मेशन हर नेबर नोड स्टोर करके चलता है। और यही प्रॉब्लम है आप लोगों के डिस्टेंस वेक्टर की, जो लेके जाती है इसको काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम के अंदर। अब बेसिकली काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि ये वाला जो आप लोगों का लिंक था, नेटवर्क लिंक, ये ब्लॉक हो गया, या ये जो है ये क्रैश हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हो गई। अब सिनेरियो क्या है, जो बी है ना उसे तो इंफॉर्मेशन लेट मिलेगी कि ये लिंक आपका खराब हो गया है। अब ए ने क्या किया है, सी का रास्ता थ्रू बी लिया है, तो अब होगा क्या, अब मान लीजिए या तो बी का सी से डायरेक्ट लिंक हो, या बी का हो सकता है कोई ऑल्टरनेट लिंक भी हो, तो ये होने क्या वाला है, अब यहाँ पर जो बी है वो इनफाइनाइट लूप के अंदर अपडेट करता रहेगा सी का रास्ता, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, क्योंकि नेबर नोड उसको ढूंढ लेगा। या फिर जो आप लोगों का ए है वो बी के बिहाफ पर बार 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 सी की तरफ अपना जो रास्ता है या जो राउट है वो बार बार अपडेट करता रहेगा, और ये इनफाइनाइट तक चल सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। तो ये अगर लिंक आपका ब्रेक भी हो जाता है तब भी ए को नहीं पता है कि एक्चुअली में ये सिनेरियो हुआ है किसके साथ में, सी के साथ में, बी और सी के लिंक के साथ में। वो तो थ्रू बी क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा अपने सिस्टम को या अपने राउटिंग टेबल को। तो ये जो प्रॉब्लम है ए के साथ में जो अराइज हुई है, इसे हम लोग बोल सकते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सिर्फ नेबर नोड्स का जो है वो ध्यान रखा जाता था। ये जो आप लोगों की एल्गोरिथम है, अगर आप सभी लोगों को याद हो तो हम सभी लोगों ने डाक के अंदर जो आपका डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम टॉपिक है, यूनिट है, वहां पर पढ़ी है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। तो ये जो है ये आप लोगों का किस पर बेस्ड है, बेलमैन फोर्ड पर बेस्ड है, ये भी याद रखना है हम लोगों को, है ना, बेलमैन फोर्ड। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के ऊपर ये बेस्ड होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसके अलावा इसकी जो प्रॉब्लम्स थी काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लिंक स्टेट एल्गोरिथम लेके आए, और ये जो लिंक स्टेट एल्गोरिथम है ये यूज किया करता है आपका डिजिस्त्रा, है ना, डिजिस्त्रा जो एल्गोरिथम है उसे ये यूज करता है। और यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ नेबर नोड की नहीं, यहाँ पर यूज होती है फ्लडिंग। अब फ्लडिंग का क्या मतलब है, बेसिकली हर नोड के पास में अपने नेटवर्क सिस्टम के अंदर जितनी भी नोड्स है उन सबकी इंफॉर्मेशन होती है जी। तो बेसिकली एक तरीके का डेमो पैकेट जो है उसे क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। सूडो पैकेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, फॉल्स पैकेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या कर दिया जाता है, पूरे के पूरे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग फ्लडिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो जो एक्नॉलेज करता है उसका एड्रेस जो है या नेटवर्क आईडी जो है वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारी राउटिंग टेबल अपडेट हो जाती है। तो एक्चुअली में मुझे रूट पता चल जाता है पूरे के पूरे नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं, जितने भी टर्मिनल्स हैं, सबका यूजिंग दिस फ्लडिंग प्रोसेस। तो लिंक स्टेट के अंदर ये इंप्रूवमेंट हो जाता है कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती, और ये यूज करता है आपका डिजिस्ट्रा। वैसे अगर आपको याद हो तो बेलमैन फोर्ड और डिजिस्ट्रा दोनों ही शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करती है किसी एक पर्टिकुलर नोड से, तो इसीलिए ये दोनों एल्गोरिथम्स यहाँ पर यूज की जाती हैं। ऑप्टिमाइज्ड के अंदर इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दिया गया।
और पाथ वेक्टर जो है वो इंटर डोमेन के अंदर काम करता है। ये एक नेटवर्क सिस्टम, इसी तरीके से दूसरा एक नेटवर्क सिस्टम बना दूं तो दोनों के आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो है ये गेटवे प्रोटोकॉल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और वो होता है आपका पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। तो ये कुछ राउटिंग एल्गोरिथम्स के बेसिक्स है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको हमें याद रखना है। अब अगर मैं बात कर रही थी आप लोगों से किसकी, स्विचिंग की मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो स्विचिंग ही है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी है, नेटवर्क सिस्टम। दिस इज नेटवर्क सिस्टम 1 एंड दिस इज नेटवर्क सिस्टम 2। अब क्योंकि एक ही सिंगल राउटर से हम लोगों ने इसे रिलेट किया हुआ है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मान लीजिए मैं इंट्रा डोमेन की ही बात कर रही हूँ। अब इंट्रा डोमेन के अंदर सीरियसली हो क्या रहा है, यहाँ पर मेरे पास में राउटर है, राइट, और ये जो राउटर है ये किससे कनेक्टेड है, राइट। तो ये जो हमारा राउटर है ये लेयर 3 स्विच से कनेक्टेड हो सकता है। अब सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ से मान लीजिए कोई डेटा पैक अराइज होता है, ये डेटा पैक जो है वो चाहता है इस नेटवर्क सिस्टम के अंदर भी आ सकता है, या हो सकता है कि वो किसी आपस के नेटवर्क सिस्टम में भी जाए। ऑब्वियसली थ्रू स्विचेस एंड राउटर्स इसे जाना पड़ेगा। अब देखो स्विचिंग का काम अगर मैं देखूँ ना तो स्विचेस क्या कर सकते हैं, वो तो इन नोड्स के पास में डेटा पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हब हम लोग यूज करते हैं जो कि एक फुलिश डिवाइस होता है, वेयर जो आपका ब्रिज और स्विच होता है वो इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं। तो ये जो है ये फिल्टरिंग भी कर सकते हैं और फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर संभाल लेंगे। बट मान लीजिए इनको थोड़ा और आगे का रास्ता देखना है तो हम लोगों को राउटर्स का यूज करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल राउटर्स को शो करने की कोशिश की गई है। अब ये जो डेटा स्विचिंग यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, ये जो है ये किस किस तरीके से हो सकती है इसे हमें समझना होगा। तो मेरे पास में जो है वो सर्किट स्विचिंग हो सकती है, राइट। इसके अलावा मेरे पास में पैकेट स्विचिंग हो सकती है, इसके अलावा मेरे पास में एक मैसेज स्विचिंग होती है। और जो आप लोगों की पैकेट स्विचिंग है जो फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल सर्किट्स और एक जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाग्राम सर्विस, राइट, डेटाग्राम सर्विस। तो आप लोगों को एक एक करके समझते हैं कि क्या होने वाला है। वैसे तो मैंने पहले अभी डिस्कस किया, तो सर्किट स्विचिंग में होगा क्या। अब सर्किट स्विचिंग में मान लेते हैं कि ये जो नोड ए है ना, ये मान लीजिए कि नोड ए है, इस नोड ए से इस नोड बी पर कोई डेटा को जाना है। अब यहाँ पर देखो जितने भी रिसोर्सेज लगने वाले हैं, देखिए ये वाला स्विच लगने वाला है, ये लिंक लगने वाला है, ये लिंक लगने वाला है। तो जो डेटा पैकेट आपको स्विचिंग के थ्रू पहुंचाना है बेसिकली उन सब के लिए ये सारे रिसोर्सेज हम पहले से ही ब्लॉक करके रखेंगे, और इस ब्लॉकेज के बाद में ये स्विच और ये लिंक्स जो है वो किसी और पैकेट्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते। दिस इज सर्किट स्विचिंग। अब सेम चीज अगर मैं करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ डेटा पैकेट को भेजना है, तो यहाँ पर भी ध्यान में दीजिएगा कि ये राउटर का रास्ता भी मैं ब्लॉक कर लूंगी, ये स्विच भी मैं ब्लॉक कर लूंगी। तो बेसिकली बहुत सारे रिसोर्सेज जो मैं पहले से ही क्या करके रख रही हूँ, रिजर्व करके रख रही हूँ कि मेरा पैकेट जाने वाला है तो मैं पहले से रिजर्व करूँ। तो एक्सपेंसिव स्कीम ये होती है। यहाँ पर डिले भी जो है वो आपका ज्यादा होता है, सेटअप का टाइम जो लगा वो, और इंडिविजुअली लिंक और स्विचेस को और जितनी भी आपकी डिवाइसेज राउटिंग डिवाइसेस उन सब में जितना इंडिविजुअल डिले लगेगा, क्योंकि देखो सारी की सारी जो है वो डिजिटल सर्किट्स पर बेस्ड है और सब लॉजिक गेट से बने, तो लॉजिक गेट्स का अपना भी खुद का एक डिले होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो सर्किट स्विचिंग के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएशन कर देता है। सो हम लोगों ने सोचा कुछ बेटर करते हैं, और बेटर के अंदर हुआ पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग के अंदर पहले से कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई फिजिकल रिजर्वेशन नहीं होता है। जैसे कि सर्किट स्विचिंग अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये हम लोग फिजिकल लेयर पे काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम एक्चुअली में फिजिकली सारे रिसोर्सेज को ब्लॉक कर रहे हैं। वेयर जो आप लोगों का पैकेट स्विचिंग है वो क्या है, वो आपकी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। सॉरी, है ना, आपकी डेटा लिंक लेयर पे और नेटवर्क लेयर पर आप लोगों की काम करता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली बोलते हैं कि आप पहले से कुछ भी रिजर्व नहीं करके चलेंगे, हम जो है वो या तो डेटाग्राम सर्विस को यूज करेंगे या हम लोग वर्चुअल सर्किट्स को यूज करेंगे। अब डेटाग्राम सर्विस के अंदर तो इन्होंने कुछ भी ब्लॉक नहीं करना है, पहले से कुछ भी ब्लॉक नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली फ्लडिंग प्रोसेस को यूज कर करके हम लोग डेटा पैकेट को आगे पहुंचाने वाले हैं। अगर हमको लगा कि यार यहाँ पर तो डेटा की जो डिलीवरी है, ये जो मैसेज पैकेट की डिलीवरी है वो तो बहुत ही लेस रिलायबल हो जाती है, मान लीजिए कि डेटा पैकेट लॉस हो जाता है तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि डेटा पैकेट कहाँ पे चला गया। हॉप काउंट भी मान लीजिए उसका खत्म हो गया तो हमको तो रियलाइज ही नहीं होगा, वो तो पूरा का पूरा घूमता रहेगा नेटवर्क के अंदर, डेटा भी नहीं पहुंचेगा, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि वर्चुअल सर्किट्स का यूज कर लेते हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वर्चुअल सर्किट्स ही यूज होते हैं।
ये क्या करता है, ये बेसिकली फिजिकली तो नहीं करता है बट वर्चुअली क्या कर लेता है, एक तरीके का सर्किट क्रिएट कर लेता है, रिजर्वेशन कर लेता है। अब ये रिजर्वेशन सर्किट स्विचिंग से डिफरेंट ऐसे होते हैं कि ये ग्लोबल हेडर का इस्तेमाल करता है। तो मान लीजिए कि कोई भी आप लोगों का डेटा पैकेट या डेटा पेलोड है, ये कंप्लीट पेलोड जो इसे सेंड करना है, उसके पहले ये क्या करता है, एक ग्लोबल हेडर भेजता है। और उस ग्लोबल हेडर के थ्रू, जैसे हम लोगों ने फ्लडिंग में किया था, ये कंप्लीट नेटवर्क का पता कर लेता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता है। और वो रास्ते को राउटिंग टेबल में स्टोर करके रख लेता है कि पहले इस राउटर पे जाना है, फिर इस राउटर पे जाना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और उसे ब्लॉक कर लेता है। और इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यूज करता है अपने बचे हुए जो लोकल हेडर्स हैं उन सब के लिए। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस आया रिजर्वेशन का, वो सिर्फ ग्लोबल हेडर के लिए आया, बाकी सभी पैकेट्स के लिए नहीं आया। So it makes it I mean like more feasible than circuit switching. ये डिफरेंस होता है आपके वर्चुअल सर्किट्स के अंदर। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं तो रिलायबिलिटी हम लोगों को समझ में आ गई। डिले का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए कि इसका डिले कौन सा होता है और क्या सिनेरियो होता है। और मैसेज स्विचिंग तो जैसे मैंने बोला पुराने जमाने के अंदर यूज होती थी, अब तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, राइट। इसके अलावा जो और कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं फॉरवर्डिंग आप लोगों की नेटवर्क लेयर का काम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो भी आप लोगों की नेटवर्क लेयर का ही काम होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो कौन करता है। उसे समझने के लिए हम और अच्छे तरीके से आराम से हेडर के थ्रू IPv4 और V6 के हेडर के थ्रू ये समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए सीन ऐसा है कि मेरे पास में आईपी के यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन है, एक है वर्जन 4, एक है वर्जन 6। सब लोग जानते हैं वर्जन 4 जो है वो आप लोगों का 32 बिट्स का है, और ये जो है ये आप लोगों का 128 बिट्स का है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेसेस जो है वो 128 बिट्स के होते हैं, यहाँ पर 32 बिट्स के होते हैं। यहाँ पर सेमी कॉलन आप लोगों के होते हैं, जो डेसिमल होता है ना, डॉटेड, सॉरी क्या बोलते हैं, डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पर सेमीकोलन हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर डॉट का हम यूज करते हैं, यहाँ पर जो है वो हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। आईपी वर्जन 6 को इसलिए बनाया गया क्योंकि वर्जन 4 के एड्रेसेस जो है वो खत्म हो गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों के पास में 4 ऑक्टल्स होते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास में 8 ऑक्टल्स होते हैं जी। इस तरीके का कुछ सिनेरियो यहाँ पर रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों से इंडिविजुअली पूछा जाता है कि कौन सा जो आप लोगों का पार्ट है वो क्या जॉब कर रहा है। ठीक है ना, तो बाकी तो सब लोग जानते हैं, देखो ऑप्शनल हो गया या पैडिंग हो गया, ये तो ऑफ कोर्स पेलोड को इक्वल बनाने के लिए होता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं मिनिमम जो है वो 20 बाइट का आप लोगों का हेडर हो सकता है, किसका, आपका IPv4, और जो मैक्सिमम है वो 60 का होने वाला है। तो 20 से 60 की इसकी रेंज होती है। अगर 20 से कम बाइट का आप लोगों का है तो कभी भी डेटा सेंड ही नहीं होगा, आप एरर शो कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, कि अगर आप लोगों का डेटा पैकेट 20 से कम का है तो कभी भी ट्रांसफर नहीं होने वाला है, राउट ही नहीं होने वाला है। तो 20 और 60 के बीच में आप लोगों की वैल्यू होती है, 20 भी हो सकते हैं 60 भी हो सकते हैं, मिनिमम 20 मैक्सिमम 60। हर एक जो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, हर एक का लेंथ आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे ये 0 से 3 यानी कि 4 का हो गया, ये 3 से 7 है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो आप लोगों का चलता है। तो आप लोगों से वर्जन, यहाँ पर वर्जन को ऑफ कोर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, बिट्स फॉर्मेट के अंदर। तो वर्जन यानी कि 4 है तो 4 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। हेडर लेंथ हमारी कितनी हो सकती है, जैसा मैंने बोला, तो हेडर लेंथ को शो किया जाता है, टाइप ऑफ सर्विस को यहाँ पर शो किया जाता है। कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल अगर हम लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो इमरजेंसी पे या इमीडिएट पर्पस पे सेंड किया जाए, तो हम लोग जो है वो अर्जेंट पर्पस के लिए यहाँ पर सर्विस को चूज कर सकते हैं। कुछ अर्जेंट नहीं है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट है, तो उसे भी यहाँ पर चूज किया जा सकता है। देन हमारे पास में टोटल लेंथ होती है, ठीक है, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर चलता है स्केलिंग, तो स्केलिंग जो है वो मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ 8 चलता है, इसे याद रखिएगा। ये यूज होता है आपके फ्रेगमेंटेशन बिट्स के अंदर। तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन बिट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। ये 13 का होता है, ये जो है ये 1 का होता है आपका, और ये बचा हुआ हो गया आपका जितना भी होता है, क्योंकि हर एक रो जो है वो 32 बिट्स की है। अब सीन ऐसा है कि मेरे पास में कंप्लीट डेटा है। मान लीजिए मेरे पास में 1000 बाइट का एक डेटा है। अब वो 1000 बाइट के डेटा को हम एज इट इज तो नहीं भेज सकते। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वैसे तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि विंडो साइज को देखना है ना, एकदम फ्लो कंट्रोल को मैनेज करके चलना, बट ऑब्वियस ही बात है कि 1000 का तो पैकेट हम एक साथ भेज नहीं सकते। हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में होता है मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, MTU वैल्यू हमारे पास में पहले से होती है। हर एक लिंक की, हर एक चैनल का MTU वैल्यू हमारे पास होता है। अब उस MTU वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मुझे क्या करना पड़ता है, इस कंप्लीट डेटा को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है। और एक ही डेटा है ये, क्योंकि 1000 बाइट एक साथ ही जा रहे हैं,
और मान लीजिए कि अगर मैं डेटाग्राम सर्विस यूज कर रही हूँ तो पैकेट तो अलग अलग रास्ते से जाने वाले हैं, तो जब अलग अलग रास्ते से जाने वाले तो खो जाएगा, कौन सा पैकेट किसका है ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए जितने भी आप लोगों ने इसके पार्ट्स किए हैं जिनको हम लोग फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, उन सब को पहचानने के लिए कि हाँ भाई ये हमारे ओरिजिनल डेटा का ही पार्ट है ना, वो सबके लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन बिट्स को। इसके बाद में एक तो होता है कि सेंडर अपने हिसाब से फ्रेगमेंट करे, एक हो सकता है कि राउटर अपने हिसाब से फ्रेगमेंट करे। तो यहाँ पर हम लोग ये जो एफ बिट है, इस एफ बिट के बिहाफ पर क्या करते हैं, डिसाइड करवाते हैं कि क्या जो सेंडर के अलावा जितने भी एंटिटीज हैं, चाहे वो राउटर हो या कोई भी आप लोगों का रिसोर्स हो, नेटवर्किंग डिवाइस हो, क्या वो फ्रेगमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों के पास में यहाँ पर डू नॉट फ्रेगमेंट के लिए DF होता है, और अगर आप चाहते हो कि मोर फ्रेगमेंट हम अलाउड करें तो MF आपके पास में यहाँ पर बिट होता है। इसके अलावा एक बिट यहाँ पर रिजर्व होता है, फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व था। फिर आता है आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो बेसिकली हर एक डेटा फ्रेगमेंट, आई मीन हर एक जो पैकेट फ्रेगमेंट आप लोगों का चल रहा है उसके बाद में कितने और डेटा है या उसके पीछे कितना डेटा है जो और आ रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैं तो आ गया, मेरे पीछे कोई है या नहीं है, ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेगमेंट ऑफसेट। तो ये कंप्लीट फ्रेगमेंट ऑफसेट आइडेंटिफिकेशन और फ्रेगमेंटेशन फर्दर अलाउड होगा या नहीं अलाउड होगा, स्पेशली राउटर्स को, ये सारी चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं इन्हीं। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद हमें रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो फिर आपके पास में होती है टीटीएल। टीटीएल होती है जो हमेशा चेंज होती रहती है, दिस इज टाइम टू लिव, 8 बिट्स की ये होती है और इसकी जो वैल्यू है वो इसी से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली यहाँ पर टीटीएल और यहाँ पर हॉप काउंट कहाँ पे लिखा है ना, हॉप लिमिट लिखा है ना, वैसे ही हॉप काउंट होता है। एक्चुअली में ये यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कंपनसेट डेटा पैकेट का लॉस हो जाना। अब नेटवर्क में मान लीजिए हम डेटाग्राम सर्विस पे चल रहे हैं, यानी कि कोई वर्चुअल सर्किट नहीं बना है या कोई पाथ पहले से डिसाइडेड नहीं है, रैंडमली हम डेटा पैकेज को सेंड कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन है, या इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि हम लोग वर्चुअल सर्किट से भी शो कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं डेटा को, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर डेटा पैकेट या डेटा फ्रेगमेंट टू बी प्रीसाइज मान लीजिए लॉस हो जाता है, तो वो नेटवर्क के अंदर कंजेशन कर सकता है, यानी कि कोलिजन उसकी वजह से हो सकता है, भीड़ भड़का उसकी वजह से हो सकता है, जैम उसकी वजह से हो सकता है कोलिजन हो सकता है, जिसको हम कंजेशन बोलते हैं, कंजेशन बोलते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की एक लाइफ रखते हैं कि वो कितने समय तक जो है वो उस नेटवर्क में रहेगा, और अगर वो नहीं रह सकता है तो फिर उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो वो लिमिट डिसाइडिंग फैक्टर है आपका टाइम टू लिव, कितने टाइम ये लिव करेगा नेटवर्क के अंदर, वो सेम चीज आपका यहाँ पर हॉप काउंट करता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा, दोनों एक ही काम करते हैं वर्जन 4 में और वर्जन 6 के अंदर। इसके अलावा मेरे पास में और कौन कौन से प्रोटोकॉल से जो अपर लेयर से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल है, यूडीपी यूज कर रहे हो या टीसीपी यूज कर रहे हो, एसएनएमपी है ना, एसएनटीपी है, कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं वो पहले से हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं हेडर के अंदर ही, ठीक है ना। हेडर का चेकसम हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑफकोर्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पर चेकसम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब चेकसम जो है वो पेलोड पे नहीं लग सकता है, वो सिर्फ हेडर पे ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा सोर्स का एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, इसके अलावा कुछ ऑप्शन और पैडिंग होती है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द पैडिंग, अपना पेलोड की जो लेंथ है उसे कंपनसेट करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पर किसकी, आईपी वर्जन 6 की। तो ये जो वर्जन 6 है इसमें भी देखो वर्जन सबसे पहले हम शो करने वाले हैं, देन हम लोग शो करते हैं यहाँ पर ट्रैफिक क्लास। जैसे कि यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विस था वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर ट्रैफिक क्लास होता है, सेम वही काम है। फ्लो लेवल के अंदर ये टोटल लेंथ का और इन सब लोगों का शो होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं अलग से जो हम लोग ऑप्शनल प्रोटोकॉल के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर एक तरीके की डायनामिक आईपी एड्रेसिंग हम लोग करना चाहे ना तो वहां पर हम लोग आईपी वर्जन 6 का यूज करते हैं। दिस इज कंप्लीटली डायनामिक, ये तो पहले से डिसाइडेड है, स्टैटिक है, ये डायनामिक है भाई, ये अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकता है। हम डेटा पैकेट का लेंथ इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ऑन द फ्लो ऑन द फ्लाई, ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी यूज की जाती है। नेक्स्ट हेडर के अंदर हमारे पास में कुछ ऑप्शन होते हैं, है ना, काफी सारे ऑप्शन है जो आप लोगों के पास में होते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लास्ट ईयर आई थिंक आप लोगों का एक सवाल यहीं से पूछा गया था। बेसिकली जो नेक्स्ट हेडर है इसके अंदर हम लोग बेस हेडर के साथ साथ जो आप लोगों के आगे सर्विसेज यूज की गई है उनके जो बातें पूछी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप वर्चुअल सर्किट यूज कर रहे हो तो आपने यूज करना है, मान लीजिए हॉप टू हॉप ऑप्शन आप लोग यूज करना चाहते हो कि भाई है ना हर हॉप पे जाके डेटा पैकेट जो है वो अपने इमीडिएट प्रोसेसिंग के अंदर ही आगे जाए, ये हम लोग यूज करना चाहते हैं, है ना। इसके अलावा राउटिंग हेडर अगर हम
अलग से ऐड करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर हम अलग से ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डायनामिकली ऐड कर सकते हो। तो ये है आप लोगों का वर्जन 6 और वर्जन 4। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए वो मैंने डिस्कस करी है, फिर भी एक बार इसको जरूर एक बार रीडिंग लगाइएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम आ जाते हैं आईपी एड्रेसिंग पर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास में दो तरीके की एड्रेसिंग हमको पढ़नी है, एक हम लोगों को पढ़नी है क्लास फुल और एक हम लोगों को पढ़नी है क्लास लेस। अब देखो क्लास लेस क्यों बनी, क्योंकि क्लास फुल के अंदर कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगा, इसलिए क्लास लेस बनी। अब क्लास फुल का मतलब क्या है, वर्जन 4 से ही हम शुरुआत करते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि कंप्लीट जो है वो तो 32 बिट्स का होता है, बट ये 32 बिट्स को पहचानने के लिए कि भाई कौन सा एड्रेस कौन से किस में बिलोंग करता है नेटवर्क में, हमने क्या बना दिए हैं, हमने बना दिए हैं क्लासेस। और ये क्लासेस हैं जो रेंज करती है फ्रॉम ABCDE, है ना, 5 क्लासेस हैं जो मैंने बना दिए हैं। अब बेसिकली ये क्लासेस डिसाइड होती है आप लोगों की इन बिट्स से। आपके पास में यहाँ पर टोटल होते हैं, वैसे तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर 4 ऑक्टल्स होते हैं, बट हम लोगों ने जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से किया हुआ है, वो हमने किया हुआ है 2 पार्ट्स में। एक आपने कुछ बिट्स यहाँ पर सेव किए हुए हैं नेटवर्क की आईडी के लिए, और कुछ हम लोगों ने यूज किए हुए हैं होस्ट की आईडी के लिए। तो नेटवर्क की आईडी के लिए और होस्ट की आईडी के लिए डिवीजन जो है वो क्लास वाइज हमने कैसा किया हुआ है कि अगर आप सभी लोगों को बोला जाए कि स्टार्टिंग का जो ऑक्टल है, यानी स्टार्टिंग के जो 8 बिट है, अगर हम वो रिजर्व कर ले नेटवर्क के लिए और बचे हुए जो 24 है वो हम लोग क्या करें, रिजर्व करें होस्ट के लिए, तो ये हो जाता है हमारा क्लास ए। उसी तरीके से यहाँ पर स्टार्टिंग के 16 हम लोग अगर सेव कर ले किसके लिए, होस्ट के लिए, और एंड के 16 यूज कर ले हम लोग नेटवर्क के लिए, सॉरी स्टार्टिंग के नेटवर्क के लिए और लास्ट के होस्ट के लिए, तो क्लास बी हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं 24 यूज कर लूँ तो क्लास सी के लिए यूज होता है, और बचे हुए 8 जो है वो होस्ट के लिए चले जाएंगे। क्लास डी और क्लास ई जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए हम लोगों ने रिजर्व किया हुआ है। वैसे तो अगर बात की जाए तो क्लास ए नेटवर्क, क्लास बी नेटवर्क और क्लास सी नेटवर्क ही हम यूज करते हैं, क्योंकि डी और ई मिलिट्री पर्पसेस एंड रिसर्च पर्पज के लिए रिस्पेक्टिवली ऑलरेडी रिजर्व है। तो देखो ये तो कंप्लीटली एड्रेसेस ही हैं जो आप लोगों के रिजर्व हो गए हैं। यहाँ पर भी क्लास ए के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो ऑलरेडी रिजर्व हम लोगों ने किए हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितना 2 की पावर 8 टोटल नेटवर्क्स पॉसिबल होंगे। अब 2 की पावर 8 में से भी हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला और एंड वाला रिजर्व किया हुआ है, किन्होंने IANA ने इसको रिजर्व किया हुआ है। तो बहुत ही कम एड्रेसेस यहाँ पर बच जाते हैं, और होस्ट हैं इतने सारे, तो कोई बहुत ही बड़ा इंट्रानेट अगर हम लोगों को बनाना है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को खोलना है, बहुत बड़ा एक्स्ट्रा नेट हम लोगों को बनाना है, तो हम क्लास ए यूज करते हैं। कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ना, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे लिमिटेड नंबर ऑफ होस्ट है हमारे पास में, तो हम लोग क्लास बी का नेटवर्क उसे अलॉट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि होम पर्पस के लिए, राइट, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, छोटे नेटवर्क के लिए जहां पर ज्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन सब के लिए हम लोग क्लास सी नेटवर्क को यूज करते हैं। अगर आपके पास में वर्जन 4 है तो डेफिनेटली क्लास सी का ही आईपी आपके पास में होगा। वैसे तो हम सब लोग IPv6 पर शिफ्ट हो गए हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हो अपना आईपी, आपको V6 ही अलॉटेड ऑलरेडी हो गया होगा। अगर बात की जाए क्लासलेस की, तो देखो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने जैसा देखा ना, रिजर्वेशन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वेस्टेज ऑफ एड्रेसेस बहुत सारा हो रहा था, इसलिए हम लोग क्लासलेस पे आ गए। अब क्लासलेस जो है वो है तो ब्लॉक सिस्टम पर ही बेस्ड, ये जो 32 बिट्स है इसके अंदर फिक्स है कि कुछ जो है वो नेटवर्क के आईडी होंगे, कुछ जो है वो होस्ट के आईडी होंगे, पर ये नंबर पहले से फिक्स नहीं किया हुआ कि कितने होस्ट के हैं और कितने नेटवर्क हैं, ये नंबर फिक्स नहीं किया हुआ, डायनामिक पर्पस पे ये चीज चलती है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास लेस राउटिंग। अब यहाँ पर एक चीज जो हमेशा आपको याद रखनी है, हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि P.Q.R.S, क्योंकि आप लोगों को 4 ऑक्टल्स बनाने हैं, /n करके आप लोगों को यहाँ पर लिखा होता है। /n कुछ भी हो सकता है, 8, 16, 24, 22, 21, 23, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो ये जो भी होते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके रिजर्व्ड बिट्स। और ये जो रिजर्व बिट्स हैं जो कि हमारे नोटेशन किस में आती है, क्लासलेस में, वही हमारे नेटवर्क्स बिट को शो करते हैं। क्योंकि हम हमेशा जब भी चेंज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बार बार बोलती हूँ, ये क्लासेस में भी बोली है कई बार, जब भी हम लोगों को सबनेटिंग आए, सुपरनेटिंग आए, कुछ भी आए, हमेशा याद रखना कि जो भी चेंजेस होते हैं वो हमेशा होस्ट की आईडी के अंदर होते हैं या होस्ट के बिट्स के द्वारा ही होते हैं। कभी भी नेटवर्क के बिट्स को हम लोग अलग से यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो /n है ये हमेशा से क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, और ये हमेशा से नेटवर्क के बिट्स को शो करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको निकालना आ गया नेटवर्क के बिट, और यहाँ पर भी हम लोगों को नोटेशन से पता लग जाता है नेटवर्क्स के बिट।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस टेबल में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दी है वो आपको याद रखनी है। रेंज याद रखनी है सबसे पहली बात तो 0 से 127, 128 से 191, 192 से 1223, फिर आप लोगों का 224 से 239, फिर उसके अलावा आप लोगों का जो लास्ट वाला है 240 से 255, ये होता है क्लास ई। अब यहाँ पर नेटवर्क को पहचानने के लिए हम जो पहला ऑक्टल होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले ऑक्टल के बिट्स हम लोग रिजर्व करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि ये क्लास ए का नेटवर्क है। तो जब मैं 0 से रिजर्व कर लूं तो ये आप लोगों का क्लास ए का हो जाता है। देन अगर मैं 1 0 से रिजर्व करूं या 1 0 रिजर्व कर लूं तो ये क्लास बी का हो जाता है। देन आपका 1 1 0 से रिजर्व हो जाए तो ये क्लास सी हो जाता है। देन आप लोगों का 1 1 1 0 हो जाए तो क्लास डी हो जाता है, और 1 1 1 1 हो जाए यानी 4 टाइम्स 1 हो जाए तो ये क्लास ई हो जाता है। ठीक है, क्लास डी और क्लास ई तो वैसे देखो हमको सोचने की जरूरत है, बट फिर भी पूछा जा सकता है कितने नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व होते हैं। क्लास फुल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो जितने बिट रिजर्व हो गए अब उनको तो हम अलग से यूज नहीं कर सकते, ये तो हमेशा से बनी रहेगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि क्लास ए के अंदर, अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि क्लास ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, तो मेरे पास में यहाँ पर सिर्फ 7 बिट्स बचे हैं। तो ये जो 7 बिट्स हैं यही मेरे लिए क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो 2 की पावर 7 हम लोग बोल सकते हैं। पर एक्चुअली में जैसा मैंने कहा कि स्टार्टिंग का और एंड का ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है IANA ने। किसके लिए? एक तो इसने यूज किया हुआ है अपने फंक्शन के लिए, है ना, कंप्लीट नेटवर्क को पहचानने के लिए, और एक इसने सेव किया हुआ है लूप बैक एड्रेस के लिए, है ना। तो इसीलिए 2 एड्रेसेस और यहाँ पर कम हो जाते हैं, या 2 नेटवर्क्स आप मान लीजिए कि और यहाँ पर कट जाते हैं। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। लूप बैक एड्रेस भी आप लोगों का पूछा जाता है, तो 127.0.0.1 ये जो है ये आपका लूप बैक एड्रेस होता है। लूप बैक एड्रेस का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मुझे पहचानना है कि मैं कौन से नए नेटवर्क में आ गया हूँ, या नेटवर्क को मुझे पहचानना है, तो हम एक पैकेट को रिलीज करते हैं, और अगर मान लीजिए कोई डेटा पैकेट लॉस हो जाता है तो उसे पहचानने के लिए वो कौन से नेटवर्क में है या उसे कैसे ढूंढना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लूप बैक एड्रेस यूज करते हैं। सर्विलियंस के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सारी पर्पज के लिए आपका ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और जैसे मैंने कहा डिफॉल्ट राउट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो 0.0.0 ये भी हम लोग रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। 127.0.0.1 हम लोग यूज करते हैं लूप बैक एड्रेस के लिए। और इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ हैं जो हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए? देखो आपके पास में एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो देखो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो हम लोगों के लिए सबके लिए सेम होता है, वो तो होता है 255.255.255.255। जो आप लोगों का लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो जो है वो हर नेटवर्क का जो लास्ट एड्रेस होता है ना, हर नेटवर्क का जो लास्ट एड्रेस, यानी हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क का लास्ट होस्ट जो होता है उसे हम लोग सेव कर लेते हैं फॉर लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये भी आपको याद रखना है, हर नेटवर्क का जो लास्ट होस्ट होता है वो उसे के लिए क्या कहलाता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। तो टोटल कितने होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया, टोटल पॉसिबल नेटवर्क्स कितने होते हैं। देन टोटल आप लोगों के यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर 2 क्यू माइनस किए जैसे मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, यहाँ पर क्यू माइनस किए, यहाँ पर क्यू माइनस किए। पहला लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए मैंने लास्ट वाला, और स्टार्टिंग वाला उस नेटवर्क की आईडी के लिए हम लोग रिजर्व करते हैं। इसके अलावा आपके पास में हर क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, तो ये भी आपको याद करना है। तो 10.0.0.0 से लेकर 10 255 255 255 वाला रिजर्व है प्राइवेट आईपी के लिए। फिर ये जो है ये आप लोगों के 172.16.0.0 172.31.255.255 तक जो ये रिजर्वेशन है ये क्लास बी की है प्राइवेट में। और अगर मैं बात करूं क्लास सी की तो 192.168.0.0 192.168.255 रिजर्व है। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, फैक्चुअल चीज है, ये याद करने वाली चीज है। ये सारी तो चलो समझ में आती है हमको, ये वाली सारी चीजें जो है ये फैक्चुअल चीज है, याद रखनी है। आपसे पूछ ले रहा है कि प्राइवेट एड्रेस बताओ कि कौन सा होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। टोटल कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो 2 की पावर 7 जैसा मैंने बोला कि 2 की पावर 7 होता है 128, इसमें से -2 हो जाएंगे तो 126 टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल हैं क्लास ए के अंदर। ये सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन डिफॉल्ट मास्क का। तो जितने आईडी आपने रिजर्व कर रखे हैं, ध्यान से देखेंगे, चाहे क्लासफुल हो या क्लासलेस हो, जितने नेटवर्क या जितने मैं कहूं कि बिट्स आपने पहले से रिजर्व किए हैं उन सबको आप 1 कर दीजिए तो आपका डिफॉल्ट मास्क निकल जाएगा, चाहे क्लासलेस हो या क्लासफुल हो। जैसे कि यहाँ पर हमने शुरू के 8 बिट्स को रिजर्व किया हुआ है, तो आप लोग जानते हो रिजर्व मतलब नेटवर्क के लिए ब्लॉक किया हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते।
तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर आपके जो है वो 24। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी रिजर्व किए हुए हैं, इन सबको आप 1 कर दीजिए, तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, ये आप सब लोगों के लिए हो जाता है सबनेट मास्क, सॉरी डिफॉल्ट मास्क है। या फिर अगर मैं क्लास लेस की बात करूं तो देखो ये /8 लिखा है, /16/24, ये सारे के सारे जो है ये भी आप लोगों को यही शो कर रहे हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस पहले से ब्लॉक किए गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा सबनेटिंग। और सबनेटिंग के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आप लोगों से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट एग्जाम के अंदर भी आई थिंक आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक कंप्लीट नेटवर्क को आप सभी लोगों को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना था। एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करने को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग, और बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क बनाने को हम लोग बोलते हैं सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग और सबनेटिंग दोनों के ही कुछ रूल्स है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास फुल की। क्लास फुल के अंदर सबनेटिंग की अगर मैं बात करूं तो वो दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है स्टैटिक और एक हो सकती है डायनामिक। एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सबनेटिंग, फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग, जिसके अंदर जो आपका सबनेटिंग है वो सिर्फ 2 की पावर्स में हो सकता है, जैसे कि एक नेटवर्क से 2 बना लिए, है ना, 2 से 4 बना लिए, इस तरीके से ही हो सकता है, इवन नंबर्स के अंदर हो रहा है। और वेरिएबल लेंथ के अंदर आप कितने भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो। तो अगर ये होता है तो आप लोगों का वेरिएबल लेंथ हो सकता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड लेंथ के अंदर 2 की पावर में ही चलेगा, हमेशा याद रखेंगे। और आप लोगों का वेरिएबल लेंथ के अंदर ऑड नंबर्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, या 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने डिवाइड करके भी दिखाया है। ये डायग्राम जो है ये फ्रोजन का ही है, ठीक है, इंटरनेट में भी मिल जाएगा आप लोगों को कि किस तरीके से इंटरनेट से सर्वर्स है, सर्वर से राउटर है। अब देखो ये है होस्ट का आईपी एड्रेस। जैसे मैंने आप सभी लोगों को अभी अभी ये चीज समझाई थी, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रखिएगा। जब भी मैं सबनेटिंग करती हूँ, मान लीजिए मेरे पास में कुछ इस तरीके का एड्रेस लिखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का एड्रेस लिखा है, तो हम सब लोग जानते हैं सबसे पहले तो रेंज से हम लोग पहचान लेते हैं कि कौन सा एड्रेस है, तो हम रेंज से पहचान लेंगे। अब हमको पता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अभी डायग्राम दिखाया आप लोगों को, है ना, अभी डायग्राम दिखाया, और हमको पता है कि 137 जो है वो क्लास बी का नेटवर्क है, हमको समझ में आ गया है। तो क्लास बी का नेटवर्क है, तो सारी सी बात है कि ये जो 16 बिट्स है ये तो पहले से रिजर्व है, और ये जो दूसरे के 16 बिट्स है ये है किसके लिए, होस्ट के लिए है। ये होस्ट आईडी हो गया आपका। अब इनको हम नहीं छेड़ सकते, इनको कभी भी नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये नेटवर्क के हैं। तो जो सबनेट होता है वो क्या करता है कि ये जो आप लोगों का ऑक्टल्स है ना, इस ऑक्टल्स के अंदर जो आप लोगों का ये पहला बिट है ना, इस पहले बिट को रिजर्व कर लेगा। अगर आप सभी लोगों को 2 नेटवर्क्स में डिवाइड करना है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को 2 सबनेट क्रिएट करने हैं, तो मैं एक बिट को रिजर्व करूंगी। एक बिट को रिजर्व करने से 2 सबनेट बन जाएंगे। कैसे, एक बार इसको आप 0 कर लीजिए, एक बार आप इसको 1 कर लीजिए, तो 0 और फिर बियॉन्ड जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, 0 वाले के 0 सबनेट आईडी के होस्ट हो जाएंगे, और 1 वाले 1 सबनेट आईडी के होस्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ रिजर्व बिट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व बिट्स हो जाएंगे इस बार आप 17 हो जाएंगे। और जो आप लोगों की फ्री है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फ्री। तो होस्ट की आईडी या होस्ट के बिट्स और नेटवर्क के बिट आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। फिर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि आप सभी लोगों से बोले कि नेटवर्क का सबनेट आईडी आप लोग निकालो, कौन से सबनेट से बिलोंग करता है वो निकालो, तो कैसे निकाल सकते हैं, आप सभी को 0 कर दो, सभी को 0 कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का सबनेट आईडी हो जाएगा। और यहाँ पर 1 के बाद में सबको 0 कर दो, नेक्स्ट 7 जीरोस आ जाएंगे। ये जो है ये आपके दूसरे वाले सबनेट का क्या हो जाएगा, दूसरे वाले सबनेट का आईडी हो जाएगा, नेटवर्क का आईडी। ठीक है जी। इसके अलावा आप यहाँ पर 0 से लेकर जो है 111 तक वैल्यूज लेके जाओगे, यहाँ से लेकर इसको सबको 111 तक ले जाओ, तो इतने सारे एड्रेसेस जो है वो आप लोगों के पास में आ जाएंगे, जो कि सारे के सारे होस्ट के होंगे। इस 0 और 1 को छोड़ के बियॉन्ड 0000 से लेकर 1111 तक जितने भी हो सकते हैं वो सारे के सारे होस्ट के होंगे। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैम ये जो पहला होस्ट है वही सबनेट आईडी बन गया। जी बिल्कुल वही बन गया, क्योंकि हम लोगों ने होस्ट आईडी का ये एक बिट को रिजर्व करके सबनेट्स बनाए हैं। यही चीज यहाँ पर चलती है। इसीलिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। अब जैसे मैंने एक बिट से 2 बना लिए, ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए मुझे 4 बनाने हैं, 4 सबनेट बनाने हैं, तो क्या करूं मैम, आप दो को रिजर्व कर लो, है ना, तो 00 01 10 और 11 इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन से मैं 4 सबनेट बना लूंगी। तो अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं क्लास फुल के अंदर अगर आप लोगों को सबनेटिंग करनी है तो 2 की पावर n आपका फॉर्मूला होता है। बेसिकली जितने आप लोगों को बिट रिजर्व करने हैं, मान लीजिए कि मुझे 6
मान लेते हैं 8 सबनेट बनाने, तो आप क्या करोगे, 3 बिट्स को रिजर्व कर लोगे, तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, 8 सबनेट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, ये था ओल्ड फॉर्मूला। अगर मैं आप लोगों ने फ्रोजन पढ़ी है तो आप लोगों ने एक न्यू फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जहां पर जो एक्चुअल आंसर है वो 2^n-2 से आता है, 2^n-2, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो पहला वाला बिट होने वाला है या जो पहला वाला एड्रेस है वो हम लोग यूज कर रहे हैं सबनेट के आईडी के लिए, और जो आपका लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला, वो उस सबनेट के लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए सेव किया हुआ है। सो देयरफॉर ये जो दो वैल्यू है वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि आप सभी लोगों को मान लीजिए कि n वैल्यू दी है, तो n यहाँ पर बिट्स है, कितने नंबर ऑफ बिट्स रिजर्व किए, उससे मान लीजिए मैं आपको बोलूं 3 बिट्स हैं मैंने रिजर्व किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने बन सकते हैं, तो 2^3-2। ये नए के अकॉर्डिंग है और ये पुराने के अकॉर्डिंग है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि ये सब समझ में आ गया होगा। वेरिएबल लेंथ के अंदर तो जैसे मैंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हम लोगों ने वो फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल वो फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आप लोगों से अगर बोल दूं कभी कि हमको यहाँ पर जो है सबनेट मास्क निकालना है, अब सबनेट मास्क निकालना है तो क्या करो, जितने भी रिजर्व बिट्स हैं, जैसा मैंने कहा 17 के 17 वन कर दो, जितने भी हैं, और बचे हुए को 0 कर दो, तो आपका उस पर्टिकुलर सबनेट का क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट मास्क निकल जाएगा। दैट इज इट। हर बार यही करना है, चाहे क्लासलेस हो या फिर क्लासफुल हो। ठीक है जी। तो ये क्लासफुल और क्लासलेस की कहानी हो गई। इसके अलावा आप लोगों का आता है CIDR। CIDR होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये जो होता है ये बेसिकली क्या है कि अगर मैं क्लासलेस के अंदर क्या करना चाहती हूँ, सबनेटिंग करना चाहती हूँ, तो हम क्या यूज करते हैं, तरीका बिल्कुल सेम है, सेम तरीके से होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, होता है ब्लॉक्स की, बट यहां पर भी रिजर्वेशन होता है, नोटेशन होता है /n का। अब यहां पर क्या करना है, जो भी आप लोगों का /n गिवन है वो आपके रिजर्व बिट्स हैं, तो उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए x.y.z.w ऐसा लिखा है कोई एड्रेस, अब ये n जो है वो n आप लोगों ने रिजर्व कर लिया, मान लीजिए कि n की वैल्यू थी कितनी, 24, तो आपने स्टार्टिंग के 24 बिट तो कोई नहीं छेड़ेगा, ये जो बचे हुए 8 बिट्स हैं इनको आप छेड़ो, इसका पहला क्या कर लो, 0 बना दो, तो आपका एक सबनेट, 1 बना दो तो दूसरा सबनेट, और बनाने हैं तो 0 1 1 0, इस तरीके से नंबर ऑफ बिट्स वही 2^n-2। अगर आपसे मैं टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स पूछूं ना, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो आप ऐसे बोलोगे 2^n-2। ठीक है जी। वहां से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे क्लास फुल में चल रहा था वैसे ही क्लास लेस में, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब मान लीजिए आपको कोई एड्रेस गिवन है ना, कोई भी एड्रेस गिवन है और आपसे वो बोले कि वो एड्रेस कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपली उसे उसी के डिफॉल्ट मास्क से क्या कर दो, लॉजिकल एंड कर दो, और जैसे ही लॉजिकल एंड करोगे तो आपको उसके नेटवर्क का आईडी मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक। ठीक है जी। अब मैम आप बोलेंगे कि मैम ये तो आपने बोला कि उसी क्लास के डिफॉल्ट मास्क से, मैम अगर क्लास लेस आ गया तो फिर क्या करेंगे, अभी तो बताया, जो रिजर्व बिट्स हैं उन सबको 1 कर दो और बाकी सबको 0 कर दो, तो उसका क्लास लेस डिफॉल्ट मास्क निकल जाता है, उससे लॉजिकल एंड कर दो, आपका आंसर तब भी वही आ जाएगा। तरीका बिल्कुल सेम है, बस समझने की देर है। ठीक है। ये है आप लोगों का कंप्लीट राउटिंग, आई मीन सबनेटिंग। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, तो बिफोर सबनेटिंग एंड आफ्टर सबनेटिंग कैसा दिखेगा, ये तो रिजर्व बिट्स हैं, ठीक है ना, ये आपकी नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब देखो चेंज किसमें हुआ है, होस्ट के आईडी में हुआ है, तो ये सबनेट का आईडी हो जाएगा और ये होस्ट का आईडी हो जाएगा। ठीक है जी। कुछ इस तरीके से आप लोगों का सबनेटिंग काम करता है। चलिए जी, अगर नेटवर्क लेयर हमको समझ में आ गई तो अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंजेशन कंट्रोल। देखो मेरा ऐसा इंट्यूशन कहता है कि आप लोगों के इस बारे वाले एग्जाम के अंदर कंजेशन कंट्रोल पे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा देखेंगे उस चीज को भी। फिलहाल एंड टू एंड कनेक्टिविटी या पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी देने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बहुत डिटेल में समझाया उसे, तो आप लोग देख लीजिएगा। सेगमेंटेशन जो होती है डेटा की, डेटा पैकेट्स की, वो यहाँ पर होती है और सेगमेंट्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं। कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल, कंजेशन मतलब होता है कि ट्रैफिक जैम हो गया तो कैसे सॉल्व करना है, वो यहाँ पर होता है। ठीक है। एरर डिटेक्शन होता है यहाँ पर और एरर करेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर चेकसम का यूज करते हैं हम लोग, पैरिटी का भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है। यहाँ पर बेसिकली दो चीजें जो हमें पढ़नी है वो है टीसीपी और यूडीपी। तो टीसीपी और यूडीपी जो है दो प्रोटोकॉल से जो यहाँ पर काम करते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल
प्रोटोकॉल। अब ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये रिलायबल प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि ये डेटा पैकेट्स की या डेटा सेगमेंट्स की आई शुड से डिलीवरी गारंटी करता है, ये सर्किट स्विचिंग करके दिखाता है। वेयर जो आपका यूडीपी है ये डेटाग्राम सर्विस है, ये पहले से कोई रिसोर्सेज रिजर्व नहीं करता है, इसीलिए ये सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और फीजिबल भी ज्यादा लगता है हम लोगों को। ठीक है जी, तो जो यूडीपी है वो कैसा है, वो नॉन रिलायबल है। टीसीपी कैसा है, वो रिलायबल प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, यहाँ पर एक और चीज जो हमको याद रखनी है कि काम है इसका मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। वहां पर मैंने पढ़ा था एनकोडिंग, डिकोडिंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन फिजिकल लेयर पे, ये जो है मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग है। बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लेक्सर से रिलेट करके फिजिकल लेयर लगाते थे, विच इज गलत। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रेजेंटेशन लेयर का है, वो एनकोडिंग डिकोडिंग अलग है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अलग है, ये भी याद रखना है। कभी कभी टर्म्स का कंफ्यूजन जो है उसकी वजह से हम गलत कर सकते हैं, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों का 3 वे हैंडशेकिंग जो है वो यहीं पर होता है। 3 वे हैंडशेकिंग के अंदर है कि आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, अपना कनेक्शन डेवलप करते हो। तो मुझे यानी सेंडर जो है वो रेसिपिएंट को क्या बोलेगा, एक हाई पैकेट भेजेगा या बेसिकली कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करेगा, वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो री एक्नॉलेजमेंट जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, सबसे पहले 3 वे हैंडशेकिंग से दोनों के बीच में एक सेशन क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर ऑफ कोर्स, जो इसकी जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है, और इस तरीके से फिर डेटा पैकेट्स आपके सेंड होते हैं। पिगी बैंकिंग जो है वो भी आपका यहाँ पर यूज किया जाता है। पिगी बैंकिंग का मतलब ये है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो एमएसएस हम लोग वर्ड यूज करते हैं। एमएसएस मतलब होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि जो आप लोगों का रेसिपिएंट है उसकी एक विंडो कैपेसिटी होती है, विंडो साइज होती है कि वो कितना डेटा एक पैकेट एक बारी के अंदर ले सकता है। फ्लो कंट्रोल के अंदर हम ये चीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो 3 वे हैंडशेकिंग हो गया, कनेक्शन डेवलप हो गया। अब क्या होने वाला है, अब बेसिकली डेटा पैकेट सेंड होंगे। मान लीजिए कि आप लोगों का जो एमएसएस है उससे कम वैल्यू का अभी तक आप लोगों के पास में डेटा पैकेट आया है, या पेलोड जो है वो उससे कम का है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंड नहीं होता डेटा पैकेट, सेगमेंट सेंड नहीं होगा। हम क्या करते रहेंगे, रिस्टोर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और फिर जब ये इसके बराबर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इस लोग सेगमेंट को सेंड करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिगी बैंकिंग। जैसे कि बचपन में हम लोग पिगी बैंक के अंदर पैसा जोड़ते थे जोड़ते थे जोड़ते थे, फिर जैसे जरूरत होती थी उसे फोड़ देते थे और फिर पैसा निकाल लेते थे, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अब एक और चीज जो आपको याद रखनी है, वो इस पूरी 3 वे हैंडशेकिंग के अंदर भी और आगे सेगमेंट के अंदर जो फ्लो कंट्रोल होता है उसमें फॉलो किया जाता है, वो होता है 2 नंबर। देखो जो आपका टीसीपी का हेडर होता है ना, टीसीपी का हेडर, उसके अंदर आप लोगों के पास में एक तो होता है सीक्वेंस नंबर और एक होता है आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर। दोनों ही बड़े काम की चीज है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो सीक्वेंस नंबर है वो तो नॉर्मली चल रहा है पैकेट के नंबर के अकॉर्डिंग, सेगमेंट के नंबर के अकॉर्डिंग। जो एक्नॉलेजमेंट है, जो रेसिपिएंट से एक्नॉलेजमेंट आता है, वो आता है नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर मतलब कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 900 भेजा, इसको मिल गया, तो ये 901 डालेगा एक्नॉलेजमेंट के अंदर। क्यों? अब इसको ये समझ में आ जाएगा सेंडर को कि अच्छा 900 वाला पहुंच गया है और ये जो है वो 901 की डिमांड कर रहा है। मान लीजिए नहीं पहुंचता है, 900 वाला नहीं पहुंचा, तो ये क्या भेजेगा, ये 900 ही भेज देगा अपने एक्नॉलेजमेंट के अंदर लिख के। तो ये क्या करेगा, फिर से 900 वाला सीक्वेंस में भेजेगा। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखेंगे जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है वो ही एक्नॉलेजमेंट के अंदर हमारे पास में लिख कर आता है। क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए दोबारा से बता रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो कंजेशन भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कंजेशन इंपॉर्टेंट है। तो कंजेशन होता क्या है, पहले तो हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए, भाई सब लोग जानते हैं कंजेशन क्या होता है। ट्रैफिक जैम जब भी हो जाता है, एक से बहुत सारे सेगमेंट से जो आपके किसमें ट्रैफिक में आ जाए या आपके कंप्लीट चैनल में आ जाए, उसकी वजह से कंजेशन हो सकता है। कंजेशन के 2 रीजन मेन होते हैं। मेन जो रीजन होते हैं उसमें एक तो होता है आप लोगों का हार्ट, या जिसको हम लोग हेवी कंजेशन बोलते हैं, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट कंजेशन। देखो सीन ऐसा है, अगर मेरे पास में 3 एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम आ जाए, क्या आ जाए जी, 3 एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि मेरा जो रेसिपिएंट है वो 3 बार सेम पैकेट के लिए, 3 या 3 से ज्यादा बार सेम पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेज दे, तो उस तरीके के हम कंजेशन को लाइट कंजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और अगर मेरे पास में क्या आ जाए, हैवी कंजेशन आ जाए, यानी कि हैवी कंजेशन मतलब होता है कि अगर मेरे पास में टाइम आउट अकर हो जाए। अब ये टाइम आउट क्या है, टाइम आउट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैंने डेटा पैकेट सेंड किया, अब डेटा पैकेट सेंड करने के बाद भी टाइम आउट अगर हो गया बट फिर भी कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आया है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास में क्या हो जाता है, टाइम आउट अगर हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम आउट को हम हैवी कंजेशन इसलिए बोलते हैं कि देखिए भाई ये सेंडर था और ये रेसिपिएंट था, कोई भी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आया, तो इस बंदे का भी वेट हो गया और इस बंदे का भी टाइम वेस्ट हो गया। या फिर 3 एक्नॉलेजमेंट होता है कि ये 3 बार क्या कर दे, एक्नॉलेजमेंट भेज दे, इसको हम लोग बोलते हैं 3 एक्नॉलेजमेंट और टाइम आउट। अगर टाइम आउट आता है तो उसे हैवी कंजेशन बोलते हैं, टाइम आउट हो जाए तो, और अगर 3 एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम अराइज हो जाए तब हम उसे बोलते हैं लाइट कंजेशन। दोनों ही तरीके के कंजेक्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स आई मीन सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये सर्वर के कंजेशन की एक सिचुएशन अराइज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंडर भी कंफ्यूज है और रेसिपिएंट भी कंफ्यूज है। तो ये सर्वर के कंजेशन को ही हम टाइम आउट कंजेशन बोलते हैं। वेयर इज 3 एक्नॉलेजमेंट, इसको हम लोग या तो बोल सकते हो कि आप पार्शियल एक्नॉलेजमेंट आया हो, या फिर आप सभी लोगों के लिए डिलेड एक्नॉलेजमेंट आया हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 एक्नॉलेजमेंट प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अब इन तरीके की कंजेक्शन को दूर करने के लिए हमारे पास में होता है क्या, AIMD एल्गोरिथम्स, एडिटिव इंक्रीज एंड मल्टीप्लिकेटिव डिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, एडिटिव इंक्रीज एंड मल्टीप्लिकेटिव डिडक्शन एल्गोरिथम। देखो इसका सीन क्या है, दोनों ही हैवी हो या लाइट कंजेशन, दोनों ही कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा सेंडर साइड और ये है मेरा क्या, रेसिपिएंट साइज। जो रेसिपिएंट साइज है उसके पास में कंजेशन विंडो की लिमिट होती है। देखो एक तो होती है इसकी विंडो साइज, है ना, जो कि एमएसएस के बिहाफ पर हम लोग बनाते हैं कि कितना मैक्सिमम, एक तो ये जो चैनल है कितना मैक्सिमम सेगमेंट साइज को अलाउ कर सकता है, और एक होता है इसका विंडो साइज की कितने विंडो साइज का होता है, जो हम लोग डेटा लिंक लेयर में पढ़ते हुए आए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही वो भी फ्लो कंट्रोल यहाँ पर भी होता है, वहां पे भी होता है, तो यहाँ पर भी। और एक होता है आपका CNW, जिस इज कॉल्ड एज कंजेशन विंडो। अब कंजेशन विंडो का मतलब क्या है कि मेरे पास में मान लीजिए कितनी लिमिट है, कंजेशन विंडो से कम या उससे बराबर मेरे पास में अगर डेटा का पेलोड चल रहा है, तब तो आपको पता है ना कि चैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ डेटा सेंड आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो आप लोग भेजते रहिए। अब यहाँ पर अगर लाइट कंजेशन आता है, मान लीजिए डिलेड कंजेशन हो रहा है ना, डिलेड कंजेशन हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, सॉरी डिलेड एक्नॉलेजमेंट आ रहा है या पार्शियल एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, लीनियरली चलते हैं, एकदम लीनियरली चलते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से लीनियरली। ठीक है। बट मान लीजिए अगर टाइम आउट अगर कर जा रहा है, तो हम एक्सपोनेंशियली हम क्या करते हैं, AIMD यूज करते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम लोग डेटा पैकेट्स को सेंड करना स्टार्ट करते हैं, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एडिटिव इंक्रीज पॉलिसी यूज करते हैं। जैसे ही कंजेशन अराइज हो जाता है, यानी कि जो मेरा कंजेशन विंडो है वो रीच हो जाता है, उसके बियॉन्ड मेरा क्या हो जाता है, सेंडिंग हो जाता है, या मेरा पेलोड ट्रांसमिशन हो जाता है, तब वहां पर हम लोग क्या करते हैं, टाइम आउट अगर हो जाता है, और उस जगह पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज लगाते हैं अपनी स्पीड के अंदर। कौन, सेंडर ही लगा सकता है ऑफ कोर्स, तो सेंडर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सो दैट ये जो कंजेशन विंडो है इसे हम लोग कंट्रोल कर सके। ये हम लोग यूज करते हैं लाइट कंजेशन एंड हेवी कंजेशन के अंदर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्लो स्टार्ट करते हैं। स्लो स्टार्ट का मतलब क्या है, एकदम आराम से चल रहा है, धीरे 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 धीरे। ठीक है ना। कुछ इस तरीके का एक ग्राफ है जो आप लोगों को याद रखना है। कुछ इस तरीके से एक ग्राफ है जो आप लोगों का बनता है। सबसे पहले हमारे पास में होता है, देखो स्लो स्टार्ट, है ना, स्लो स्टार्ट हमारे पास में होता है। स्लो स्टार्ट मतलब हम लोग एडिटिव इंक्रीज पॉलिसी को यूज करते हुए धीरे 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 सेगमेंट को भेज रहे हैं, है ना। फिर क्या होता है, जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारी पॉलिसी है, राइट, जो हमारी डेटा पैकेट है वो लॉस नहीं हो रहा है, वो बढ़िया चल रहा है, तब तक तो हम इसी में चलते हैं, जिसको हम लोग ये वाले ग्राफ में बोल रहे हैं, है ना, दिस इज लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम लोग स्लो स्टार्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए कंजेशन आ जाए या डेटा पैकेट का लॉस पता लगे हम लोगों को, कंजेशन आ जाए, यूजुअली इस सिचुएशन के अंदर टाइम आउट वाला कंजेशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कंजेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फास्ट रीट्रांसमिशन लगाएंगे। फास्ट रीट्रांसमिशन क्यों लगाएंगे, हमारा जो डेटा पैकेट है वो हो गया है लॉस, हमारे पास में डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ सकते हैं, तो जो भी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आएंगे, इन ऑर्डर टू कवर दिस डेटा पैकेट लॉस, सेंडर क्या करता है, फास्ट फास्ट रीट्रांसमिशन करता है, और फिर हम इसलिए लीनियर ग्रोथ में आ जाते हैं, लीनियर ग्रोथ के अंदर। और फिर हमारे पास में थ्रेशोल्ड जब अचीव हो जाता है तो फिर हम लोग कांस्टेंट पेस पे चलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या चलते हैं, कांस्टेंट पेस पे चलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर बोले टाइम आउट अगर करा है,
तो टाइम आउट के अंदर आपको इस तरीके से चलना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चलना है। और अगर आपको बोले कि 3 एक्नॉलेजमेंट वाला एरर आ गया है तो आपको लीनियर चलना है। ये जो होती है ये आप लोगों की होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू, और ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है ये क्या है, कंजेशन विंडो। ठीक है, सो स्लो स्टार्ट, दिस इज स्लो स्टार्ट, दिस इज फास्ट फ्री ट्रांसमिशन, दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। टाइम आउट अगर हो यानी हेवी कंजेशन हो, सर्वर कंजेशन हो, तो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले पार्ट पे आते हैं। और अगर आप लोगों का 3 एक्नॉलेजमेंट अगर हो तो हम लोग लीनियर वाले पे चले जाते हैं। ठीक है जी, ये दोनों के लिए ही है, सेंडर के लिए भी और रेसिपिएंट के लिए भी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एडिटिव इंक्रीज एंड मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। तो आप सभी लोगों को अगर यूटिलाइज करनी है कंप्लीट बैंडविड्थ तो हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए चलते हैं। जैसे ही कंजेशन आ जाता है वैसे ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज वाली एल्गोरिथम पे आ जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, एडिटिव पे चल रहा था, मल्टीप्लिकेटिव मतलब बहुत तेजी से हम लोग फिर डेटा पैकेट्स को रोकते हैं सो दैट ये कंजेशन रिमूव हो सके। जैसे कि नॉर्मल ट्रैफिक चलता है ना, खाली रोड है तो आराम से अपनी पेस पे सब लोग चलते हैं। रैश ड्राइविंग तब भी नहीं करनी है, तब भी इलीगल है वो, पर अपनी आप लोग एवरेज स्पीड पे चलिए। अगर मान लीजिए आगे ट्रैफिक जैम है तो हम बहुत धीरे 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 मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज जो है वो हमारी स्पीड में हम लेके आते हैं। तो ये है कंप्लीट आप लोगों का कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल डेफिनेटली हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज के अंदर, पर ये आपको बेसिक चीजें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सिंपल सिंपल 3 लेयर्स और बच जाती है, उसे भी देख लेते हैं। सेशन लेयर है आप लोगों की एक फिर एक आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों को दोनों सेशन लेयर का ही काम होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेशन रिस्टोरेशन करने का काम भी किसका है, सेशन लेयर का है। चेक पॉइंट्स बनाना, सेशन बीन्स बनाना, ये सारे काम भी सेशन लेयर का है। वेबिनार्स अगर हमें क्रिएट करने हैं तो सेशन रिस्टोरेशन की जरूरत होती है, उसके लिए भी सेशन लेयर काम करती है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फ्लो कंट्रोल, ये भी किसका काम है, सेशन लेयर का काम है। मान लीजिए ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हैं आप लोग या मैच का वीडियो देख रहे हैं तो वो कैसे देख पा रहे हैं, इसी की वजह से आपने यूट्यूब में भी देखा होगा चैप्टराइजेशन होता है ना, रेड कलर के डॉट्स लग जाते हैं अगर कोई बड़ा वीडियो हो तो वो भी क्या है, वो भी सेशन लेयर की मदद से ही होता है। सेशन लेयर जो है वो जैसे मैंने कहा था कल की क्लास में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशंस नहीं लगेंगी यहाँ पर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर कर सकता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें चाहिए या नहीं चाहिए। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो ट्रांसलेशन का काम करता है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन का काम करता है। डेटा कैसा दिखेगा ये कौन डिसाइड करता है, प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करता है। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये भी आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जितनी भी सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी की सारी इनका पार्ट नहीं होती है। इसके अलावा आ जाता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर में तो भाई एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चलता है। एप्लीकेशन लेयर से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका बनता है वो बनता है आपके प्रोटोकॉल्स का। तो यहाँ पर मैंने सारी लिस्ट लिख दी है आपके प्रोटोकॉल्स की, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए इसे यूज किया जाता है। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये किसके लिए यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस के इक्विवेलेंट कौन सा डोमेन नेम है या डोमेन नेम के इक्विवेलेंट कौन सा आईपी एड्रेस है, हम लोग डीएनएस यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में एक रूट डायरेक्टरी होती है और फिर सब लेवल डोमेन डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल www.google.com, ये तो डोमेन नेम है, ये नाम है जो इंसान आसानी से याद कर सकते हैं, पर मशीन्स को नाम नहीं याद होते, उन्हें तो नंबर्स याद होते हैं। इंसान को नंबर याद नहीं हो सकते, इसलिए डीएनएस हम लोगों ने यूज किया। अब ये google.com रूट डायरेक्टरी में जाएगा, फिर सब लेवल जो डोमेन होंगी वहां पर जाके हमको इसकी इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस पता चलेगा। उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो डीएनएस प्रोटोकॉल यूज होता है। डीएचसीपी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर मुझे डायनामिक आईपी जनरेट करना है तो उसके लिए हम डीएचसीपी यूज करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रिवियल भी होता है, ट्रिवियल फाइल और नॉन ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी हम लोग यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एचटीटीपी की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एनएफएस की बात करें तो नेटवर्क फाइल सिस्टम। एसएनईपी आप लोगों का लास्ट एग्जाम में पूछा था, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, 2021 में सवाल आया था। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि कौन सी लेयर पे क्या होता है और कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में भी समझाया था आपको ये सारी चीजें, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे।
आइए अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल लेयर पे हब काम करता है, स्विचेस हो गए, ब्रिजेस हो गए, वैप हो गया, आपका पीपीपी और स्लिप प्रोटोकॉल्स हो गए, ये सब के सब डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में भी और 2020 में भी इन पे सवाल बना था। फिर राउटर्स हो गए आप लोगों के, लेयर 3 स्विचेस हो गए, ये नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं आप लोगों के। आईपी हो गया, आईपीएक्स हो गया, इसके अलावा आईसीएमपी हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आप लोगों के नेटवर्क लेयर पे आ जाते हैं। टीसीपी हो गया, एसपीएक्स हो गया, यूडीपी हो गया, ये सारे के सारे आप सब लोगों के ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं। देन अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए, तो लॉजिकल पोर्ट एड्रेसेस जो है ये सेशन लेयर पे आ रहा है हमारा, ठीक है। तो आपका नेट बायोस, ठीक है, इसके अलावा आरपीसी हो गया, ये सारे के सारे जो है वो यहाँ पर ही यूज आते हैं। अच्छा, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि एआरपी, चलो ये मेरा सवाल है, आप सब लोग कमेंट करके बताना, आप लोग मुझे बताना एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये कौन सी लेयर पे काम करता है? फिजिकल पे करता है, डेटा पे करता है, डेटा लिंक पे, नेटवर्क पे करता है, किस पे काम करता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। इसके अलावा सभी लोग जानते हैं जितने भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपके प्रोटोकॉल्स होंगे वो सारे के सारे प्रेजेंटेशन लेयर पे और एप्लीकेशन लेयर में, तो आपको पता ही है, अभी मैंने नाम भी लिखे कुछ के, ये सारे हमें पता होने चाहिए। जो आप लोगों का गेटवे है वो कहीं भी यूज किया जा सकता है, बट यूजुअली ये जो है ये लेयर 3 के बाद हमारा यूज किया जाता है। इसके अलावा आई थिंक यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करूंगी कि ये सारी चीजें आपको याद रहेगी। इसमें कुछ एडिशनल नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए ऐड किए हैं, और वो है आप सभी लोगों के लिए कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ कहाँ काम कर रहा है। मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि आपको आंसर पता लग जाएगा, बट इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में सब बच्चे बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन सा डिवाइस कहाँ पर काम करता है और कौन से डिवाइस की क्या फैसिलिटीज हैं जो हमको मिलती है, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें मिलती है, वो सारा मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिया है, ठीक है जी। कमेंट करके बताइएगा अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे एक्सप्लेन भी करूँ तो। वैसे नेटवर्क डिवाइसेस आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट इफ यू वांट मी कि मैं नेटवर्क डिवाइसेस अलग से डिस्कस करूँ तो मैं उसके लिए कॉमन वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये पेपर 1 आईसीटी में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बना लेंगे, अदरवाइज आप लोग इसकी एक रीडिंग लगाइएगा, क्योंकि मैंने सारे नोट्स में अच्छे से लिख दिया है, सब एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कैसे काम करता है, क्या यहाँ पर सिनेरियो चलता है, तो उससे आपका काम डेफिनेटली चल जाएगा। बी राउटर्स, राउटिंग टेबल क्या काम करता है, गेटवेज कैसे काम करता है, ये सब चीजें जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो उम्मीद है कि इस क्लास के बाद में आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग अब खत्म होगा और आपको कंप्लीटली कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस अब आपको अच्छे से ट्राई करने चाहिए, सारे क्वेश्चंस हमें समझ में आने चाहिए। प्रॉब्लम है तो जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा फाइनली अब मैंने एक यूनिट कंप्लीट रिवाइज करवा दी आपको, कि आपको कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग जब कमेंट करते हो तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, साथ ही आइडिया मिलता है कि आगे और क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो व्हाट गुड व्हाट नॉट गुड सब आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन ही मेन है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे अगले क्लास के अंदर। अगला जो पेपर 2 का मैं लेके आने वाली हूँ वो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेके आऊंगी, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं, सोच रही हूँ कि एमसीक्यू प्लस थ्योरी साथ में ही लेके आ सके, क्योंकि कल भी बहुत सारे बच्चों ने यही कमेंट किया था। सो लेट्स सी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आप लोगों का ट्यूसडे या वेंसडे तक मैं आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करके ले आऊंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करिएगा। इसके बाद में ये दोनों वीडियोस को मैं अपेंड कर दूंगी, सो दैट एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्किंग मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट।